हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ के इतिहास। मारवाड़ के इतिहास को दोस्तों आगे हम बढ़ाते हैं। देखो लास्ट कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमारी लगभग 5 से 6 कक्षाएं हो चुकी है और लास्ट कक्षा में हमने अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा था। देखो बात ऐसी है कि गज सिंह की एक प्रेमिका थी, उसका नाम था अनारा बेगम। और अनारा बेगम के प्रभाव में आकर गज सिंह ने अपना जो बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़, इसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया, जबकि उत्तराधिकारी किसको बनाया? महाराजा जसवंत सिंह को क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। जैसे ही जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया, गज सिंह का बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़ किसकी शरण में चला जाता है? इससे नाराज होकर, यानी कि अपने भाई जसवंत सिंह से और अपने पिता गज सिंह से नाराज होकर मुगल दरबार में चला जाता है। उस समय मुगल शासक कौन था आपके? तो शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां थे। शाहजहां ने इसको नागौर की जागीर दे दी, नागौर में ये रह रहा है। इसी के समय क्या हुआ था आपके? तो इसी के समय मतीरे की राड़ हुई थी 1644 ईस्वी में, बीकानेर और नागौर के मध्य हुई थी। बीकानेर का शासक करण सिंह था, नागौर का शासक कौन था? आपके अमर सिंह राठौड़ थे। और ये मतीरे की राड़ में विजय कौन हुए थे? तो आपके बीकानेर वाले करण सिंह इसमें विजय हुए थे। इसकी बात हम कर चुके हैं। इनका एक उपनाम भी था, इनको बोलते हैं कटार का धनी। किसको? अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बख्शी सलावत खां की क्या कर दी थी? आगरे के किले में हत्या कर दी थी अपनी तलवार से। इस कारण इनको कटार का धनी कहते हैं। कई बातें जानी थी हमने अमर सिंह राठौड़ की। और देखो गज सिंह के बाद में शासक कौन बन गए? महाराजा जसवंत सिंह शासक बन गए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक महाराजा जसवंत सिंह ही रहने वाला है। अब देखो हम सबसे पहले इनके शासनकाल की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि महाराजा जसवंत सिंह का जो शासनकाल है वो 1638 से 1678 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल है। अब देखो महाराजा है तो महाराजा क्या इनका नाम है? तो नहीं, महाराजा इनकी क्या है? एक उपाधि है। क्या है? उपाधि। और ये जो महाराजा उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने इनको महाराजा की उपाधि दी थी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इनका जन्म होगा और फिर इनका राज्याभिषेक होगा। तो 11 से 12 वर्ष की आयु में ही क्या बन जाएंगे? शासक बन गए थे। जो महाराजा जसवंत सिंह है वो 11 से 12 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए थे। तो इनका जन्म कब हुआ? तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था बुरहानपुर मध्य प्रदेश, यानी कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1626 ईस्वी में। ध्यान से सुनना कि इनका जो जन्म हुआ है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में 1626 ईस्वी में हुआ है। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, इनका जो राज्याभिषेक हुआ है वो आपके 1638 ईस्वी में हो गया। 1638 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो राज्याभिषेक आपके आगरा में हुआ। कहां पर हुआ था? इनका राज्याभिषेक आपके आगरा में हुआ। और किसकी सानिध्य में हुआ? यानी कि किसके देखरेख में हुआ? तो शाहजहां की देखरेख में महाराजा जसवंत सिंह का क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। और महाराजा की उपाधि भी किसने दी है? तो शाहजहां ने ही इनको महाराजा की उपाधि दी है। अब देखो मुगल दरबार यानी कि आगरा के किले में इनका राज्याभिषेक हो रहा है, तो मुगल विधि के अनुसार ही इनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि मुगल शाही विधि के अनुसार ही इनका राज्याभिषेक हुआ है। अब देखो 26 में इनका जन्म हुआ है और 38 में ये क्या बन गए? शासक बन गए। यानी कि 12 वर्ष की आयु में क्या बन गए? शासक बन गए। अब देखो, अब जब छोटी उम्र में शासक बन गए और किसके नियंत्रण, किसकी देखरेख में शासक बने हैं? राज्याभिषेक शाहजहां के नियंत्रण में हुआ है। तो शाहजहां के द्वारा इनका देखरेख करने के लिए या इनका शासन चलाने के लिए एक राज सिंह कुंपावत व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। किसके साथ में? जसवंत सिंह के पास में राज सिंह कुंपावत की क्या की गई? नियुक्ति। यानी कि राज सिंह कुंपावत की नियुक्ति किसके पास में की जाती है? जसवंत सिंह के पास में इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको जोधपुर का मंत्री बनाया जाता है। किसको? राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का क्या बनाया गया? तो इनको जोधपुर का मंत्री बनाया गया।
ठीक है। अब देखो, और इनको जो महाराजा की उपाधि है वो किसने दी थी? तो इनको महाराजा की उपाधि दी थी आपके शाहजहां ने, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब देखो इनके समकालीन शासक कौन है? तो इनके समकालीन शासक है, इनके समकालीन शासक है आपके शाहजहां। अब बात ऐसी होती है, कैसी होती है? तो बात ऐसी होती है कि शाहजहां का उस समय क्या था? अंतिम समय था, यानी कि शाहजहां अपनी मृत्यु के करीब था, यानी कि शाहजहां बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। जब शाहजहां बीमार हुआ उस समय इसके पुत्र कितने? पहले तो हम जानते हैं कि शाहजहां के पुत्र कितने, तो शाहजहां के पुत्र है 4। कितने? शाहजहां के पुत्र है 4, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा सिक्को है। क्या नाम था? दारा सिक्को, दारा है। इसके बाद में शाहजहां का दूसरा पुत्र था उसका नाम था सूजा, दारा सूजा। इसके बाद में एक तीसरा है, एक चौथा है। दारा है, सूजा है, एक कौन सा था? दारा था, सूजा था, एक था आपके मुराद। कौन सा था? मुराद। दारा, सूजा, मुराद, और एक है आपके औरंगजेब। यानी कि शाहजहां के अंतिम समय में शाहजहां बीमार होता है। और शाहजहां के पुत्र कितने थे? तो शाहजहां के पुत्र थे आपके 4। कितने पुत्र थे शाहजहां के? तो 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो दारा सिक्को है, शाहजहां का बड़ा पुत्र था, यानी कि उत्तराधिकारी का मुगल बादशाह आगे कौन बनने वाला है? तो वैसे तो देखिए बड़ा पुत्र दारा सिक्को है, वह शासक बनना चाहिए, लेकिन शासक कौन बनेगा? आपके औरंगजेब बनेगा। बहुत ही कट्टर व्यक्ति था, ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इस कारण आगे शाहजहां के बाद में शासक कौन बन जाएगा? औरंगजेब बन जाएगा, यानी मुगल गद्दी पर औरंगजेब बैठ जाएगा। देखो बात ऐसी होती है, 4 पुत्र है, दारा है, सूजा है, मुराद है और औरंगजेब है। दारा है, सूजा है, मुराद है और औरंगजेब है। अब देखो जब इसका अंतिम समय था उस समय ये बीमार हो जाता है, और बीमार हुआ उस समय जो आपका भारत है, उस समय जब बीमार हुआ उसमें उत्तरी भारत में तो कौन था? आपके दारा सिक्को है। उत्तरी भारत में कौन था? दारा सिक्को था। और दक्षिणी भारत में कौन था? तो आपके औरंगजेब किस तरफ था? तो दक्षिणी भारत में औरंगजेब था। अब बीमार हो गया तो औरंगजेब को किसी ने यह सूचना दी कि जो आपका पिताजी है शाहजहां, वो अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर दिए हैं? तो अपना उत्तराधिकारी ये दारा सिक्को को बना चुके हैं। और ये वास्तव में दारा सिक्को को ही शाहजहां शासक बनाना चाहता था, लेकिन बनना कौन चाहता था? लेकिन औरंगजेब इनमें सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और यही आगे चलकर शासक बनना चाहता था। अब देखो दोस्तों इनका अंतिम समय है, और अंतिम समय में इनके उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाएगा। किसके? शाहजहां के जो 4 पुत्र हैं दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, इनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। इस उत्तराधिकार संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह की क्या भूमिका रही उसको हम जानते हैं। देखो जो इनका उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें सबसे पहले इनके मध्य 1658 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उसको बोलते हैं धर्मत का युद्ध, जो कहां पर हुआ था? उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर इनके मध्य क्या होता है? उत्तराधिकार, इनके मध्य होता है उत्तराधिकार संघर्ष। किस किस के मध्य? वही एक तरफ है दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, यानी कि शाहजहां के 4 पुत्र हैं दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, इनके मध्य होगा उत्तराधिकारी संघर्ष। देखो सबसे पहले तो ये दोनों भिड़ेंगे। कौन? दारा सिक्को है और औरंगजेब के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था। यदि हम इसकी एक्चुअल डेट जानना चाहे तो 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत का युद्ध हुआ था। अब देखो धर्मत का युद्ध कहां पर हुआ? तो धर्मत का युद्ध हुआ था आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में, यह हुआ था। अब देखो धर्मत के युद्ध में कौन कौन है इसको जानना इंपॉर्टेंट। एक तरफ तो है दारा सिक्को है, यानी कि मुगल सेना, केंद्रीय मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, कि केंद्रीय मुगल सेना की तरफ से तो आपके दारा सिक्को है, औरंगजेब की तरफ से, शाहजहां की तरफ से बोल सकते हो, या आप मुगल
केंद्र की तरफ से बोल सकते हो। एक तरफ तो आपके दारा शिकोह है और दूसरी तरफ कौन सा इसका भाई था जिसका नाम था औरंगजेब। अब देखो जो दारा शिकोह था इसका साथ कौन दे रहा था, तो आपके दे रहे थे महाराजा जसवंत सिंह। इनके साथ में कौन से, जसवंत सिंह क्या थे, इनके साथ में थे। अब देखो बात ऐसी होती है कि इस युद्ध में, जो धर्मत का युद्ध हुआ 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को, उस युद्ध में कौन जीत जाता है, तो आपके औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता है। कौन जीत जाता है, औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता है। अब जैसे ही धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई, ये वापस दिल्ली की तरफ चला गया और ये जो जसवंत सिंह है वो आपके किस तरफ चला गया, तो ये चला गया जोधपुर की तरफ। किस तरफ गया, जोधपुर पहुंचा। कहां पर पहुंचा ये, जोधपुर। जोधपुर पहुंचा और जोधपुर पहुंचकर जोधपुर जो दुर्ग था उसका दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो इसके अंदर इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था आपके इसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था इसमें जसवंत दे, यानी कि जसवंत सिंह की पत्नी का नाम क्या था, जसवंत दे था, यानी कि हाड़ी रानी। इसको क्या बोलते हैं, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी जसवंत दे महल के अंदर बैठी हुई थी। जब इसने दरवाजा खटखटाया तो जसवंत दे ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि राजपूत या तो मारकर आते हैं, ठीक है, या फिर मरकर आते हैं, राजपूत कभी हार कर नहीं आते हैं। यानी कि राजपूत या तो जीत कर आते हैं या मरकर आते हैं, राजपूत कभी हार कर नहीं आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत दे ने दरवाजा नहीं खोला तो बाद में जसवंत सिंह के द्वारा जो इसकी माँ थी, माँ को बुलाया गया और माँ के समझाने पर इसने दरवाजा खोला और ये वादा किया कि मैं इस हार का क्या लूंगा, बदला लूंगा। और जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर गया कौन, जसवंत सिंह जोधपुर दुर्ग के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो पहले चांदी वगैरह जो कीमती धातुओं के बर्तनों में खाना वगैरह खाया करता था, बाद में कहते हैं कि लकड़ी के बर्तनों में इसको क्या दिया गया था, खाना दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बात थी धर्मत के युद्ध की। और धर्मत के युद्ध में कौन जीत जाता है, तो धर्मत के युद्ध में आपके औरंगजेब जीत जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये था आपके धर्मत का युद्ध। देखो इसके एक साल बाद, यानी कि 1658 में तो हुआ है धर्मत का युद्ध, और इसके एक साल बाद इसके एक साल बाद ही हो जाएगा दोराई का युद्ध। कौन सा, दोराई का युद्ध। दोराई के युद्ध में भी वही दो व्यक्ति रहेंगे, एक तो दारा शिकोह है और एक औरंगजेब। लेकिन इस दोराई के युद्ध में कौन सहयोग नहीं करेगा, तो जोधपुर का शासक जसवंत सिंह इसमें सहयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उस समय जयपुर का समकालीन शासक था आपके मिर्जा राजा जयसिंह, और मिर्जा राजा जयसिंह ने आपके औरंगजेब के कहने पर जसवंत सिंह को यह बात कही कि आप बिना मतलब की टेंशन मोल क्यों लेते हो। तो उनके कहने पर ही जो दोराई का युद्ध हुआ था, इसके एक साल बाद उसमें जो है दारा शिकोह का सहयोग किसने नहीं किया था, तो जसवंत सिंह ने सहयोग नहीं किया था। और औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य जो मध्यस्थता करवाई थी, समझौता करवाया था, इनके मध्य दोस्ती को बढ़ाया था, वो किसने बढ़ाया था, तो उस समय जयपुर का समकालीन शासक था जिसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। अब देखो दूसरा युद्ध होता है, उसको बोलते हैं दोराई का युद्ध। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था मार्च 1669 में। वही एक तरफ है दारा, कौन है, दारा शिकोह है, एक तरफ है दारा शिकोह है, दूसरी तरफ है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब है। और इसमें भी कौन जीत जाता है, आपके औरंगजेब जीत जाता है। अब देखो दोराई का जो युद्ध हुआ है आपके 1669 ईस्वी में, उसमें कौन जीता, औरंगजेब जीतता है। और इसमें किसने सहयोग नहीं किया, तो इसमें सहयोग आपके जसवंत सिंह ने किसी भी प्रकार का कोई अब की बार सहयोग नहीं किया। और सहयोग किसके समझाने पर नहीं किया, तो उस समय जयपुर का समकालीन शासक था आपके मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के समझाने पर जो दोराई का युद्ध हुआ था उसमें जसवंत सिंह ने किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। अब देखो औरंगजेब जीतता है और औरंगजेब ने दारा शिकोह को क्या कर लिया, कैद कर लिया। कैद कर लिया। और आपके अलवर में एक जगह पड़ती है,
उसको बोलते हैं, अलवर में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं काकड़बाड़ी। काकड़बाड़ी नामक स्थान पर इसको क्या किया था, कैद किया था, कर लिया कैद। अब देखो, और जो दोराई का युद्ध है ये कहां पर है, आपके अजमेर में हुआ था। कहां पर हुआ था, अजमेर में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये था आपके दोराई का युद्ध। अब देखो, दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने सहयोग नहीं किया, तो औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य जो मिलन करवाया था, समझौता करवाया था, वो किसने करवाया था, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इनके मध्य समझौता करवाया। जैसे ही समझौता करवाया, समझौता करवाते ही औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को 3 जगह का क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। सबसे पहले जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया, उसके बाद में इसको दक्षिणी भारत का सूबेदार बनाया गया, फिर जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया, और जब सबसे अंत में काबुल का सूबेदार बनाया गया, उस समय जमरूद नामक एक स्थान पड़ता है आपके अफगानिस्तान में, और वहां पर जसवंत सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई आपके जमरूद अफगानिस्तान में, उस समय औरंगजेब के मुख से एक वाक्य निकला था कि आज कुफर का दरवाजा क्या है, टूट गया है। कि आज कुफर का दरवाजा क्या हो गया, टूट गया। ये किसकी मृत्यु पर किसने कहा था, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा एक बात कही गई थी कि आज कुफर का दरवाजा क्या है, टूट चुका है। देखो हम बात करते हैं, तो इनको 3 जगह का क्या बनाया गया, तो इनको 3 जगह का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला सूबेदार कहां का बनाया गया, तो सबसे पहले इनको बनाया गया गुजरात का सूबेदार। कहां का, गुजरात का सूबेदार इनको 16 दोराई के युद्ध के जस्ट बाद ही इनको गुजरात का सूबेदार बना दिया गया, यानी कि 1669 ईस्वी में। इसके बाद में इनको दक्षिणी भारत का सूबेदार भी बनाया गया था, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत का जो सूबेदार बनाया गया था वो 1662 ईस्वी में इनको बनाया गया था। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। फिर दक्षिणी भारत के सूबेदारी का पद से हटाकर इनको फिर काबुल का सूबेदार बनाया गया था। कहां का, इनको काबुल का क्या बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था। 1673 ईस्वी में इनको काबुल का क्या बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था। जब इनको काबुल का सूबेदार बनाया गया, उसी समय 1678 ईस्वी में, कब की 73 में इनको बनाया गया, तो उसी समय 1678 ईस्वी में इनकी वहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहां पर हुई थी, जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो आपके जमरूद जगह पड़ती है, जो आपके कहां पर है, अफगानिस्तान में। जमरूद नामक स्थान पर अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा क्या है, टूट चुका है। आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, यानी कि आज कुफर का दरवाजा क्या कर गया है, टूट गया है। इसको ही आप बोल सकते हो दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त। ठीक, तो ये किसने कहा था, तो आपके जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था, तो औरंगजेब ने कहा था कि दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त, यानी कि आज कुफ्र का दरवाजा क्या है, टूट चुका है। ठीक है, तब इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में औरंगजेब ने आपको जोधपुर को क्या घोषित कर दिया, खालसा, यानी कि जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया गया। और इसके बाद में इंद्र सिंह को क्या बनाया गया, इंद्र सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए, यानी कि जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी इंद्र सिंह को बनाने के लिए औरंगजेब के द्वारा इंद्र सिंह को कहां पर बुलाया गया था, तो औरंगजेब को आपके दिल्ली में बुलाया गया था। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, कब, 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उस समय तक जसवंत सिंह के किसी भी प्रकार का कोई पुत्र नहीं था। लेकिन इनकी 2 रानियां थी,
वो क्या थी, गर्भवती थी। इनकी 2 रानियां थी, वो गर्भवती थी और उनके 2 पुत्र जन्म लेते हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखो जब इनकी 1678 ईस्वी में मृत्यु हुई उस समय इनकी 2 रानियां क्या थी, गर्भवती थी, जिनमें एक रानी का नाम आता है आपके जादम। क्या नाम आता है, जादम। और जादम भी गर्भवती थी, साथ में इसकी दूसरी रानी थी जिसका नाम था नरुक्की। क्या नाम था, नरुक्की। ठीक है, तो जादम के पुत्र हुआ, यानी कि मृत्यु के बाद में जो जादम इसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, गर्भवती पत्नी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था आपके अजीत सिंह। अजीत सिंह वही व्यक्ति जिसको कान का कच्चा कहा जाता है, जिसका संरक्षक दुर्गादास राठौड़ को बनाया गया था, हम पढ़ने वाले हैं उसकी भी बातें। और जिसकी दूसरी रानी थी उसका नाम था नरुकी, उसके हुआ था दलथम्बन। क्या हुआ था, दलथम्बन नाम का एक पुत्र हुआ था। ठीक है, तो ये बातें थी जसवंत सिंह प्रथम की। अब देखो और आगे बात करें, इनके दरबार में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दरबारी कवि मान सकते हो या व्यक्ति मान सकते हो। तो जसवंत सिंह प्रथम थे, उनके दरबार में 2 व्यक्ति रहा करते थे, जिनमें एक का नाम था मूणोत नैणसी। क्या बोलते हैं, नैणसी। इतिहासकार नैणसी भी इनके दरबार में रहता था, जिनका जन्म मारवाड़ में हुआ था। और इनके दरबार में एक व्यक्ति और रहा करता था जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था, दुर्गादास राठौड़। उन दोनों की हम बात कर लेते हैं। इनके देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मूणोत नैणसी। तो मूणोत नैणसी किसके दरबार में रहता था, तो उस समय जो जोधपुर का शासक जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह प्रथम, तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में कौन रहते थे, मूणोत नैणसी रहते थे। इनका जन्म 1610 ईस्वी में होता है, ओसवाड़ जाति में होता है, यानी कि ओसवाड़ परिवार में इनका जन्म हुआ। और कहां पर हुआ था, मारवाड़ में। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1610 ईस्वी में होता है, और कहां पर हुआ था, तो ओसवाल परिवार में। इनका जन्म ओसवाल परिवार में होता है, और कहां पर हुआ था, मारवाड़ में। मारवाड़ में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अब देखो इनकी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी रचना क्या है। ठीक है, इनकी रचना की बात करें, इनके द्वारा 2 रचना की गई है। कौन कौन सी, एक तो इनके द्वारा की गई है मूणोत नैणसी ख्यात। क्या है, इनकी एक रचना है, प्रसिद्ध है, मूणोत नैणसी ख्यात, और दूसरी रचना है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। इनकी 2 रचना है, उनकी हम बात करते हैं। इनकी जो पहली रचना है वो है मूहणोत नैणसी ख्यात। देखो मूणोत नैणसी ख्यात एकमात्र ऐसी ख्यात है जिसको किसी ब्राह्मण ने लिखा है। वैसे ख्यात वगैरह लिखने का काम चारण और भाटों का हुआ करता था, लेकिन एकमात्र राजस्थान की ख्यात है कि जिसको नाम है मूणोत नैणसी ख्यात, उसकी रचना किसने की है, ब्राह्मण व्यक्ति ने की है। किसने की है, एकमात्र ख्यात है जिसकी रचना ब्राह्मण ने की है। और मूणोत नैणसी जो ख्यात है उसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या का क्या किया है, वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, प्रत्येक गांव की जनसंख्या का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें, मूणोत नैणसी जो ख्यात है उसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया गया है। इस प्रकार राजस्थान की जनगणना का अग्रज किसको कहते हैं, तो नैणसी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहते हैं। जनगणना का अग्रज कहते हैं। और जो मूणोत नैणसी ख्यात है उसमें राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई गई है, तो राजपूतों की इसमें 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि मूणोत नैणसी ख्यात एकमात्र ऐसी ख्यात है जिसकी रचना किसने की है, ब्राह्मण ने की है। ठीक है, पहली बार जनगणना की यानी प्रत्येक गांव की जनगणना, जनसंख्या का विवरण किसमें मिलता है, कि प्रत्येक गांव की जनसंख्या का जो विवरण मिलता है वो मूणोत नैणसी ख्यात में मिलता है। इस कारण इनको राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहते हैं। साथ में राजपूतों की कितनी शाखा है, तो मूणोत नैणसी ख्यात
के अनुसार राजपूतों की 36 शाखा है। कितनी शाखा है? 36 शाखाएं हैं। देखो इनकी जो दूसरी रचना है उसको बोलते हैं मारवाड़ रे परगनारी विगत। कि कौन है? मारवाड़, यानी कि मारवाड़ रा परगना, मारवाड़ रा परगना री विगत। क्या नाम है? मारवाड़ रा परगना री विगत। मूणोत नेरसी की दूसरी रचना है मारवाड़ रा परगना री विगत। जो मारवाड़ रा परगना री विगत है उसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का गजेटियर किसको बोलते हैं? तो मारवाड़ रा जो परगना री विगत है उसको बोलते हैं मारवाड़ का, क्या बोलते हैं इसको? मारवाड़ का गजेटियर। ध्यान रह जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ की। किसकी बात करते हैं? तो इनके दरबार में दूसरा व्यक्ति रहता था। किसके? जसवंत सिंह के दरबार में जो दूसरा व्यक्ति रहता था उसका नाम था दुर्गादास राठौड़। वैसे दुर्गादास राठौड़ की डिटेल के साथ में हम बात कब करेंगे? जब हम अजीत सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जसवंत सिंह के बाद में शासक कौन बन जाएंगे? तो जसवंत सिंह के बाद में जसवंत सिंह का जो पुत्र था वो बनेगा अजीत सिंह, और अजीत सिंह का संरक्षक किसको बनाया जाएगा? तो दुर्गादास राठौड़ का उसका संरक्षक बनाया जाएगा। जब औरंगजेब के द्वारा अजीत सिंह को कैद किया जाएगा तो कैद होने के बाद उसको छुड़ाने से लेकर शासक बनाने तक का कार्य उसका संरक्षक कौन बना था? तो दुर्गादास राठौड़ बना था। बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को दरबार से निकाल दिया था और फिर वो मेवाड़ चले गए। मेवाड़ जाने के बाद वो शिप्रा उज्जैन में चले जाते हैं, वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर दुर्गादास राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, दुर्गादास राठौड़। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उपनाम। उपनाम की बात करें, इनको बोलते हैं मारवाड़ राठौड़ों का यूलिसस। क्या बोलते हैं इसको? राठौड़ों का यूलिसस। क्या बोलते हैं? राठौड़ों का यूलिसस किसको बोलते हैं? तो राठौड़ों का जो यूलिसस बोलते हैं वो आपके दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं। इसके बाद में मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धारक किसको बोलते हैं? तो मारवाड़ का उद्धारक भी आपके दुर्गादास राठौड़ को ही बोलते हैं। जबकि मेवाड़ का उद्धारक किसको बोलते हैं? तो मेवाड़ का उद्धारक आपके भामाशाह को बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो अण बिंद्या मोती। अण बिंद्या मोती किसको बोलते हैं? तो दुर्गादास राठौड़ के 3 उपनाम है। कि राठौड़ों का यूलिसस किसको बोलते हैं? तो राठौड़ों का यूलिसस आपके दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं। और अणबिंद्या मोती किसको बोलते हैं? तो अणबिंद्या मोती भी आपके दुर्गादास राठौड़ को ही बोलते हैं। ये नाम आपको ध्यान रह जाएंगे। देखो आगे हम बात करते हैं। वैसे हम इनकी पूरी बात बाद में करने वाले हैं। तो इनको क्या बनाया गया था? जो दुर्गादास राठौड़ है उनको जसवंत सिंह का जो पुत्र था उसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह का इनको क्या बनाया गया था? संरक्षक। ठीक है। फिर कहते हैं कि अजीत सिंह ने इनको दरबार से निकाल दिया। तो उसकी सारी बात करेंगे, दरबार से क्यों निकाला था, क्या कारण था। दरबार से अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया गया। उसके बाद में वो मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ के बाद में वो कहां पर चले गए थे? तो वो चले गए थे आपके शिप्रा उज्जैन में। और शिप्रा उज्जैन में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1718 ईस्वी में शिप्रा उज्जैन में आपके दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर शिप्रा उज्जैन में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी है। तो ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है। तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो आपकी शिप्रा उज्जैन में बनी हुई है। ठीक है। तो हम आज दुर्गादास राठौड़ को इतना ही पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम फिर से अजीत सिंह जब पढ़ेंगे, जसवंत सिंह के बाद में शासक बनेंगे आपके अजीत सिंह। कौन बनेंगे? अजीत सिंह। और अजीत सिंह को जब हम पढ़ेंगे तो फिर से हमारे सामने दुर्गादास राठौड़ का पूरा विवरण आपके सामने आने वाला है। तो हम दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उन्होंने किस प्रकार से उनको दरबार से निकाला गया था। ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा? आज हमने तो महाराजा जसवंत सिंह के बारे में आज हमने पढ़ा है। और कुछ बातें इनकी दरबार में जो मूणोत नैणसी रहा करते थे उनकी जानी है कि इन्होंने 2 रचनाएं लिखी है।
उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ की बात की है, ठीक है, जिनको क्या, इनके उपनाम क्या है राठौड़ों का, जिनको यूलिसस बोला जाता है, मारवाड़ का उद्धारक बोला जाता है, और उन्हीं को अणबिंद्या मोती भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।